हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, जिसमें फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कुछ ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या सेंस करते हैं, ऑस्मोलैरिटी को। तो अगर हाई ऑस्मोलैरिटी होगी तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। बट हाई ऑस्मोलैरिटी हम किन कंडीशंस में देखने वाले हैं, जैसे बॉडी फ्लूइड कम हो गया हो, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया हो, ब्लड प्रेशर कम हो गया हो, या जीएफआर कम हुआ हो। अब ये सब कनेक्टेड है। सोचिए, अगर बॉडी फ्लूइड कम होगी तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, और ब्लड प्रेशर कम होगा तो जीएफआर कम होगा। तो इनमें से कोई भी कंडीशन आपके क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है। हालांकि जो ओरिजिनल कंडीशन हुआ वो है बॉडी फ्लूइड का कम होना, क्योंकि अगर किसी सॉल्यूशन में आप फ्लूइड कम कर देंगे तो वहाँ सॉल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, और हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन मीन्स हाई ऑस्मोलैरिटी, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। कहाँ के ऑस्मो रिसेप्टर्स की बात हो रही है? हाइपोथैलेमस। ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने के बाद हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, डैट इज न्यूरोहाइपोफैसिस। न्यूरोहाइपोफैसिस से रिलीज होगी एक हार्मोन एडीएच। न्यूरोहाइपोफैसिस से एक हार्मोन रिलीज हो रही है, डैट इज एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन मेनली दो एक्शन शो करता है। फर्स्ट, इट इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा कलेक्टिंग डक्ट से और डीसीटी से। सेकेंड रोल है इसका ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देना, इसलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन भी है। वैसो मीन्स ब्लड वेसल्स, प्रेस करना, कंस्ट्रिक्ट करना। तो अगर ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ गई तो जीएफआर बढ़ जाएगा। तो दोनों मैकेनिज्म्स से हम देख सकते हैं कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम फाइनली इंक्रीज हो रही है। जैसे जब आपने वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया था, उससे भी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वापस से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, और निगेटिव सिग्नलिंग होगी, जिससे एडीएच का सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम एनसीईआरटी से देखेंगे कि एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है। देखिए, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus एंड टू ए सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। हम ये तीनों देखने वाले हैं। पहले हाइपोथैलेमस देखेंगे, फिर जेजीए भी देखेंगे, और फिर हार्ट भी देखेंगे। Osmoreceptors in the body are activated by changes in blood volume, body fluid volume and ionic concentration, क्योंकि तीनों कनेक्टेड है। अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम काफ़ी कम होगी तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, और खुद सोचिए, अगर किसी सॉल्यूशन में आप फ्लूइड कम कर देंगे तो सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा। सॉल्यूट मीन्स आयंस है, यहाँ पे आयंस ज़्यादा होंगे तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगा। An excess loss of fluid from the body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release ADH और vasopressin from the neurohypophysis। यही हमने समझाया कि हाइपोथैलेमस में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्टिवेट होंगे कब? जब ऑस्मोलैरिटी हाई होगी। ऑस्मोलैरिटी कब हाई होगी? जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम होगी तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। नाउ ADH facilitates water reabsorption from latter parts of the tubule। latter parts का मतलब क्या है यहाँ पे? DCT और CT, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट कह सकते हैं आप। An increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH release to complete the feedback। जब वापस से आप वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा लेंगे, बॉडी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो फिर एक नेगेटिव सिग्नलिंग जाएगा और एडीएच की रिलीज स्टॉप हो जाएगी। एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। जो हमने बताया था कि इसका नाम वैसोप्रेसिन क्यों है? क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है। और अगर आप कंस्ट्रिक्शन कर देंगे किसी भी ट्यूब की तो क्या होगी? प्रेशर बढ़ जाएगी ना, तो वापस से ब्लड प्रेशर बढ़ गई। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाएगी तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगी तो जीएफआर बढ़ जाएगा, तो फिर वापस से चीज़ें नॉर्मल होगी।
और अगेन एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा एडीएच को स्टॉप करने के लिए। क्लियर है एनसीईआरटी? आगे हम लोग देखते हैं रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पीछे सीखा था। हाइपोथैलेमस की रेगुलेशन में हमने समझाया आपको कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, जीएफआर कम होगा, तो फिर कैसे मैकेनिज्म वर्क करेगी। ऐसा ही एक मैकेनिज्म है रास मैकेनिज्म। ये भी तब एक्टिवेट होती है जब ब्लड वॉल्यूम कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो और जीएफआर लो हो। यहाँ पे जीएफआर जैसे ही लो होगी तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus में एक सेल्स होता है जेजी सेल्स। जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रिलीज करते हैं रेनिन। रेनिन कन्वर्ट करेगा एंगियोटेंसिनोजन को एंगियोटेंसिन 1 में। ब्लड में एंगियोटेंसिनोजन पहले से होती है, कहाँ से रिलीज होता है? लीवर से। एंगियोटेंसिनोजन जेल लगाए ना, तो ये एक इनएक्टिव फॉर्म हुआ। इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट कर रहा है? रेनिन। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है? एंगियोटेंसिन 1। देन एंगियोटेंसिन 1 की कन्वर्सन होती है एंगियोटेंसिन 2 में। एंगियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करना है एंगियोटेंसिन 2 में। इसके लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए, एंगियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, दैट इज ACE। ये कहाँ से आ रहा है? ब्लड में, लंग्स से। अब एंगियोटेंसिन 2 के दो मेजर एक्शंस हैं। फर्स्ट ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। अगर ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगी तो जीएफआर बढ़ जाएगा। सेकेंड, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ एक्ट करेगी? डीसीटी पे। और डीसीटी पे एक्ट करके सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। अगेन क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और फिर फाइनली जीएफआर बढ़ जाएगी, और एक नेगेटिव सिग्नलिंग होगी, और रास मैकेनिज्म आपका ऑफ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी इसी बात पे क्या सब लिखी है। द जेजीए प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, ऑफ कोर्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus की बात हो रही है। अब फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर या जीएफआर कैन एक्टिवेट जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। यही बताए हैं अभी कि जीएफआर फॉल कर जाए, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाए, ब्लड वॉल्यूम फॉल कर जाए, तो जेजी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और वो रिलीज करते हैं रेनिन, विच कन्वर्ट्स एंगियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंगियोटेंसिन 1। और फिर हमने देखा था एंगियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया था एंगियोटेंसिन 2। एंगियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय जीएफआर, ये भी हम बता चुके हैं। एंगियोटेंसिन 2 also activates the adrenal cortex to release एल्डोस्टेरोन। एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन रिलीज करने के लिए। एल्डोस्टेरोन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। सोडियम एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कहाँ से? डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल, मतलब बात हो रही है डीसीटी की, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। दिस ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। अगेन क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगी, और एक नेगेटिव सिग्नलिंग होगा, रास मैकेनिज्म ऑफ। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रास मैकेनिज्म और रेनिन एंगियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे लास्ट मैकेनिज्म, है ना। लास्ट मैकेनिज्म है आपका ANF, आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। 3 मैकेनिज्म पढ़नी थी आपको, जिसमें से 2 क्या कर रहा था? ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा था। ANF क्या करेगा? अपोजिट करेगा, ये ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर को कम करेगा। डैट मीन्स इसकी एक्टिवेशन तब होनी है जब ब्लड प्रेशर हाई हो। जब ब्लड प्रेशर हाई हो तब एक्टिवेट होगा ये। देखिए क्या होती है। लेट्स से किसी पेशेंट में हम ऐसा देख रहे हैं कि उसकी ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है। इन दैट केस जो आर्टरिया की वाल्स होंगे वो स्ट्रेस फील करेंगे। wall of atria in heart get more stretched and releases
ANF, वो क्या करेंगे, ANF रिलीज करेंगे, आर्टेरियल नाइट्रोयोटिक फैक्टर रिलीज करेंगे। ये क्या करेगा, वैसो डायलेशन करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। तो अगर ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगी। साथ ही साथ ये रास मैकेनिज्म को बंद करवाता है, इनहिबिट करता है रास मैकेनिज्म को, क्योंकि आप जानते हैं रास मैकेनिज्म प्रमोट करेगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज को। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से आपने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन ख़त्म किया।